घड़ी के अलार्म की घंटी बजी। डॉक्टर विवेक जागा। साथ में सोती हुई उसकी पत्नी सुधा भी उठ रही थी। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो डार्लिंग, विवेक ने उसका आलिंगन किया। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, सुधा ने उत्तर दिया। नहाओ धोकर जब विवेक नाश्ता खाने बैठा तो सुधा ने उसके सामने उसके मनपसंद गर्मा गर्म बेसन के चीले और पुदीने की चटनी रखी। विवेक बहुत खुश हुआ। पत्नी हो तो तुम्हारे जैसी। उसने सुधा से कहा, बोलो आज तुम्हारे लिए क्या उपहार लाऊं? जो जी चाहे मांग लो। मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, बस एक अनुरोध है, सुधा ने कहा। अनुरोध क्यों, आदेश दीजिए। विवेक ने उदारता स्वर में कहा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कम से कम आज आप जल्दी घर आ जाएं। आज हमारी शादी की दूसरी सालगिरह है। मैं आपके साथ कहीं बाहर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना चाहती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा, विवेक ने उसे आश्वासन दिया, पर वह जानता था कि घर लौटने का समय उसके हाथ में नहीं था और वह यह भी जानता था कि सुधा को भी इस बात का पूरी तरह पता था। आखिरकार वह भी एक डॉक्टर की बेटी थी और पिछले 2 सालों से एक डॉक्टर की पत्नी भी। अस्पताल जाते हुए ट्रैफिक जाम में फंसा विवेक सोचने लगा कि डॉक्टरों का जीवन भी कितना विचित्र होता है। अगर उनकी जिम्मेदारी का कोई रोगी ठीक हो जाए तो वह उसके संबंधी आमतौर से डॉक्टरमंद के एहसान नहीं होते हैं। वे सोचते हैं कि मेहनताना देकर उन्होंने सारा कर्ज चुका दिया है। आखिरकार डॉक्टर अपना काम ही तो कर रहा था, पर अगर किसी कारण से रोगी की हालत ना सुधरे, उसका देहांत हो जाए तो गलती हमेशा डॉक्टर की ही होती है, चाहे कितनी ही बुरी हालत में रोगी को चिकित्सा के लिए लाया गया हो। ऐसी स्थिति में मृतक के घर वाले और अन्य रिश्तेदार कई बार डॉक्टर को दोष देते हुए मारामारी और तोड़फोड़ करना आरंभ कर देते हैं और ऐसे हालात में कुछ लोग तो डॉक्टर और अस्पताल पर रोगी की अवहेलना का मुकदमा भी ठोक देते हैं। विवेक को उसी के अस्पताल में 1.5 साल पहले हुए एक हादसे का ख्याल आया। वह उस हादसे को भला कैसे भूल सकता था, जिसका बेहद गंभीर परिणाम मिला था। एक अमीर घराने का नाबालिग लड़का अपनी 2 करोड़ रुपए की गाड़ी अंधाधुंध रफ्तार से चला रहा था। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के बीच के डिवाइडर से टकराई, फिर पलटकर सड़क ने दूसरी ओर जा गिरी। उस तरफ एक युवक मोबाइल पर बात करते हुए अपने स्कूटर पर आ रहा था। कलाबाजी मारती हुई कार उसके ऊपर गिरी। कार चलाने वाले लड़के की वहीं मौत हो गई। स्कूटर चालक बुरी तरह घायल था। जिससे वह बात कर रहा था वह शायद कोई उसके घर वाला था, क्योंकि पुलिस के आने से पहले लड़के के रिश्तेदार उसे उठाकर अस्पताल के लिए ले गए। इमरजेंसी वार्ड में विवेक उस समय ड्यूटी कर रहा था। 6 से 7 लोग घायल लड़के को लेकर अंदर घुस गए। कुछ विवेक को जल्दी करने को कह रहे थे, कुछ आपस में हादसे की बात कर रहे थे। विवेक ने लड़के की जांच की, वह मर चुका था। जब उसने यह सच उसके रिश्तेदारों को बताना चाहा तो उन्होंने मानने से इनकार किया, पर वह अभी तक तो जीवित था। एक ने बहस की, वह एकदम मर कैसे सकता है? तुम उसे बचाने की कोशिश ही नहीं करना चाहते हो। बीच में एक और रिश्तेदार बोलने लगा, आजकल के डॉक्टर सब एक जैसे निकम्मे हैं। ये लोग भारी पगार चाहते हैं पर पूरे कामचोर हैं। विवेक ने मुश्किल से अपने गुस्से को संभाला। देखिए मिस्टर, जब तक एक नर्स उसके पास आई और बोली, डॉक्टर साहब एक मरीज आया है, लगता है उसे दिल का दौरा पड़ा है, जरा जल्दी चलिए। विवेक उसके साथ जाने के लिए घुमा और तभी लड़के के चाचा ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले मेरे भतीजे की अच्छी तरह जांच करो, फिर तुम यहाँ से जा सकोगे। मुझे तो लगता है कि मेरा भतीजा अभी जिंदा है। एक नर्सिंग अर्दली ने विवेक का हाथ छुड़ाने की कोशिश की। एक और डॉक्टर और कुछ रिश्तेदार बीच में फंसे हुए देखते रहे।
हाथापाई शुरू हो गई। कई लोगों को चोट लगी। अस्पताल का सामान भी तोड़ा गया। सिक्योरिटी गार्ड बुलाए गए और उन्होंने सबको शांत किया। विवेक के माथे पर जहां किसी की अंगूठी से चोट लगी थी, 5 टाँके लगाए गए। इस घटना के बाद विवेक के अस्पताल ने एक सख्त नियम बनाया, किसी भी मरीज के साथ 2 से अधिक साथ वाले अस्पताल के अंदर नहीं आ सकते, चाहे वे जो हों। इस नियम को कुछ लोगों ने कानूनी चुनौती दी थी और मामला अब तक भी अदालत में था। गाड़ियों के जाम के खुलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। विवेक की विचारधारा वर्तमान में लौट आई। लग रहा था डॉक्टरों का निजी जीवन अब भी अनिश्चित होता है। कुछ पता नहीं कब किस रोगी की तबीयत अचानक बिगड़ जाए या किसी हादसे में घायल हुए व्यक्ति को डॉक्टर की ज़रूरत पड़े। ऐसी हालत में डॉक्टर होने के नाते उन्हें सब कुछ छोड़कर अपना कर्तव्य निभाने जाना पड़ता है, चाहे पत्नी के साथ सिनेमा देख रहे हों या बच्चों के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हों। डॉक्टर बनने से पहले उनको ऐसा व्यवहार करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। जाम आखिर खुलने लगा और विवेक ने गाड़ी बढ़ाई। अस्पताल पहुंचकर विवेक ने डॉक्टर के लॉकर में जाकर अपना सफ़ेद कोट निकालकर पहन लिया। फिर उसने हमेशा की तरह उन 3 वार्डों के चक्कर लगाने लगा जिनके मरीजों के रोगी के बारे में रिकॉर्ड रखने के लिए पूछा और वह जिम्मेदार था। हर वार्ड में 10 से 12 मरीज थे। उनमें हर एक की अपनी ही एक खास कहानी थी। पहले वार्ड में उसकी मरीज राधा नामक एक विधवा थी। वह पीलियाग्रस्त थी। तकरीबन 1 महीने से वह अस्पताल में लेटी हुई थी। उसके साथ एक 5 साल की बेटी भी भर्ती कराई गई थी क्योंकि घर पर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। लड़की का नाम मीनू था और वह डॉक्टर विवेक की दोस्त बन गई। मीनू रोज सुबह एक नर्स के साथ अस्पताल के बगीचे में घूमने जाती थी और जब डॉक्टर अपने राउंड पर आता तो पहले मीनू उसे बताती थी कि उसने बगीचे में क्या देखा, फिर उसे बाकी काम करने देती। आज वह बहुत उत्तेजित लग रही थी, जैसे उसके पास कोई बड़ी खबर हो। विवेक को देखते ही वह बोलने लगी, अंकल अंकल, आप कभी नहीं बता सकेंगे कि मैंने आज क्या देखा। मैंने तितली देखी, बड़ी सुंदर रंग वाली। वह इधर उधर उड़ रही थी जैसे कोई परी हो। मैंने उससे बात करने की कोशिश की पर वह चली गई। किसी दिन मैं एक तितली से दोस्ती करूंगी। उसकी मासूमियत देखकर विवेक ने सोचा, काश यह बच्ची जीवन भर ऐसी ही रह सकती, पर मतलबी दुनिया में यह संभव नहीं है। अगले वार्ड में एक पलंग पर वृद्ध गेनू लेटा था। वह मौत के द्वार पर खड़ा था और वह यह जानता था कि अब मशीनों के जरिए जी रहा है। उसके दोनों बेटे विदेश में बसे हुए थे। गेनू की पत्नी का देहांत हो चुका था। 6 महीने पहले गेनू को दिल का दौरा पड़ा। उस समय एक पड़ोसी उसे अस्पताल ले आया। जांच के बाद पता चला कि उसके दिल को भारी नुकसान पहुंचा है। उसकी उम्र 70 वर्ष से ऊपर थी। वह बहुत कमज़ोर भी था, सो डॉक्टरों ने ऑपरेशन करना उचित नहीं समझा। उसके अधिक से अधिक 1 साल और जीने की संभावना बताई। उसके बेटों को जब उसकी हालत का पता चला और उससे के अस्पताल में भर्ती होने का समाचार मिला तो वे विदेश से भागे भागे आए। उन्हें यहाँ आकर यह मालूम हुआ कि पिताजी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है और वे इस दुनिया में अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। दोनों ने आपस में बात की होगी कि पिताजी की मृत्यु तक वे रुकना नहीं चाहते, क्योंकि अस्पताल का खर्चा बीमा कंपनी दे रही थी। उन्होंने साथ मिलकर सोचा कि पिताजी को अब पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। सो पिताजी को दोनों बेटों ने बताया कि उसके घर में काफ़ी लंबी चौड़ी मरम्मत करवाकर उसको बिल्कुल नया बनाना चाहते हैं। काम के लिए पैसे लगेंगे। इस बहाने उन्होंने कोरे कागज़ और कोरे चेक पर पिताजी के हस्ताक्षर ले लिए। फिर क्या कहना, चंद दिनों में उन्होंने घर भी बेच दिया, पिताजी का खाता भी खाली कर दिया और तो और उसके बाद पिताजी को बताए बिना वे विदेश लौट गए। उनकी धांधली के बारे में पिताजी को तब पता चला जब उसके पड़ोस में रहने वाला दोस्त उससे मिलने गया था। अगले वार्ड में एक शराबी मीनक पड़ा था। 2 हफ्ते पहले वह नशे की हालत
हालत में सीढ़ियों से नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो गया था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद वह रोज शाम को ऊंची आवाज में शराब मांगता था और शराब न मिलने पर काफ़ी शोर मचाता था। पूरा स्टाफ उससे दुखी था, इसलिए वह बहुत खुश थे। अब वह ठीक हो गया था और आज उसे अस्पताल से छुट्टी मिल रही थी। पिछली शाम जब यह खबर उसकी पत्नी को दी गई तो वह बहुत खुश होने के बजाय घबरा गई। वह भागी भागी विवेक के पास गई और उसके सामने वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। डॉक्टर साहब, मुझ पर दया कीजिए, मेरे पति कुछ काम नहीं करते। घर को चलाने का और 2 बच्चों को पढ़ाने का पूरा खर्चा मैं संभालती हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी अच्छी नौकरी है पर फिर भी हमें पैसों की कमी महसूस होती है। अभी 2 महीने की शुरुआत है, मुझे हाल में वेतन मिला है। अगर आप कल मेरे पति को डिस्चार्ज कर देंगे तो वह घर आकर मुझे मारपीट कर सारे पैसे बैंक से निकलवाएगा, फिर सब पैसा शराब में उड़ा देगा। अभी मुझे पिछले महीने का कर्ज भी चुकाना है, इस महीने का खर्च चलाना है, बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है। मैं कैसे काम चलाऊंगी? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे पति को कम से कम 4-5 दिन और अस्पताल में रख लीजिए। माफ़ करना बहन जी, विवेक ने जवाब दिया, पर आपके पति को अस्पताल में रखना या ना रखना मेरे हाथ में नहीं है। वैसे भी हम किसी रोगी को ठीक होने के बाद यहाँ रखना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत और बीमार लोग हैं जो यहाँ बेड के खाली होने का इंतज़ार कर रहे हैं। रोगियों की और रिश्तेदारों की कोई कमी नहीं थी। कहीं बेटी के माँ के बारे में चिंतित थी, कहीं चाचा भतीजे के बारे में। हर रोगी की रिपोर्ट जांचना, उसके आगे की चिकित्सा का आदेश देना आवश्यक था और ऊपर से उसको आश्वासन भी देना होता था कि डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, वह जल्द से जल्द पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। विवेक मैटरनिटी वार्ड के सामने से निकल रहा था कि वार्ड का दरवाज़ा अचानक खुला और वरिष्ठ डॉक्टर प्रशांत बाहर आए। वे काफ़ी चिंतित लग रहे थे, पर विवेक को देखकर उनका चेहरा खिल उठा। डॉक्टर विवेक, वे बोले, अच्छा हुआ तुम आ गए। हमारे वार्ड में इस समय कोई बेड खाली नहीं है और एक ज़रूरी संदेश वेटिंग रूम तक पहुंचाना था। कृपा करके क्या तुम यह काम कर दोगे? कर दूंगा सर, विवेक ने उत्तर दिया। संदेश क्या है और किसको पहुंचाना है? वेटिंग रूम में एक मिस्टर विनोद होंगे, डॉक्टर प्रशांत ने कहा। उनको यह बताना है कि उनकी पत्नी की एक प्री मैच्योर यानी कि उचित समय से पहले बच्चा हुआ है और वह लड़का है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर उसे बचाना काफ़ी कठिन लग रहा है। और उनको यह भी कहना कि इस समय वे अपनी पत्नी और बच्चे से नहीं मिल सकेंगे, पर शायद 3-4 दिन के घंटे के बाद वह संभव होगा। वेटिंग रूम की ओर जाते हुए विवेक सोचने लगा कि यह क्यों है कि बुरा समाचार देने के लिए हमेशा जूनियर डॉक्टर को ही जिम्मेदारी दी जाती है। डरते डरते विवेक ने बच्चे के बाप को अपना परिचय दिया और फिर संदेश सुनाया। बाप कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं जानता हूँ आप लोग बच्चे को बचाने में जी जान लगाएंगे। विवेक ने वापस जाकर बच्चे की माँ की फाइल निकाली और पढ़कर उसे पता लगा कि वह औरत को इससे पहले 2 मिसकैरेज यानी गर्भपात हुए थे और दोनों वक्त बच्चा मृतक पैदा हुआ था और यह औरत का तीसरा गर्भ था। डॉक्टरों ने बच्चों को बचाने की जितनी कोशिश कर सकते थे उतनी की। बच्चा 5 दिन जीवित रहा। इस दौरान उसके बाप ने उसका नाम विजय रख दिया। चंद गिने चुने रिश्तेदार भी उससे मिल सके। विवेक भी दिन में 2-3 बार जाकर बच्चे की हालत पता करता था। 5वें दिन विजय का छोटा सा दिल हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। विवेक भी उन डॉक्टरों में था जिन्होंने अस्पताल के दरवाजे के पास खामोश खड़े खड़े उसके पिता को विजय का नन्हा मृतक शरीर अपनी छाती से लगाकर बाहर जाते देखा। कुछ दिनों बाद डॉक्टर विवेक के नाम अस्पताल में एक पत्र आया। उसने लिफाफा खोला और पढ़ा, डॉक्टर विवेक, मैं यह पत्र आपको भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आपका नाम याद है, पर यह सब उन डॉक्टरों के लिए है जिन्होंने मेरे विजय की देखभाल की। आप लोगों ने उसको इतनी देर जीवित रखा ताकि हम उसको नाम दे सकें, उसको हम अपना प्यार दे सकें, उसके दादा दादी और नाना नानी उससे मिल सकें। दवाइयों ने उसे जिंदा नहीं रखा बल्कि आप लोगों के प्यार ने उसे चंद दिनों की सांसें दी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसानमंद हूँ। नीचे हस्ताक्षर की जगह लिखा था विजय का पिता। विवेक की आंखें भर आईं और उसके गाल गीले हो गए। उस पर
उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोई कोशिश नहीं की।